Hello guys, what's up? Welcome to our exam. I am Avnish Sharma. Today we discuss the various previous year SSC JEE question which generally asked in a various examination related to engineering. So this is soil mechanics and foundation engineering. In this video मैं इसमें पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ और आप हमारे YouTube चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। और इसमें मैंने 2004 से लेके 2016 तक जो भी एसएससी जेईई के क्वेश्चन आए हुए हैं टॉपिक वाइज रिलेटेड टू सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। और जो 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है सेंट्रल वाटर कमीशन में वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में फर्स्ट कहता है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेंस सैंड होती क्या है, फिर देखते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी को हम डिस्क्राइब करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। देखो जो सैंड होती है तो सैंड के अंदर कोहेजन तो होता नहीं है बिल्कुल भी, जो सी बोलते हैं कोहेजन तो होता नहीं है। तो जैसे कि सैंड के ये पार्टिकल्स हैं, ये सैंड के पार्टिकल हैं, तो जब ये सैंड के पार्टिकल मिलते हैं तो इनमें एक वॉइड्स क्रिएट होता है। तो उस वॉइड की वजह से इनका एक वॉइड रेशो होता है जिसे हम ई बोलते हैं। ठीक है, तो जो रिलेटिव डेंसिटी है ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, जनरली सैंड की, क्योंकि इसमें जो हम डिस्कस करेंगे या जो भी हम उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे डेंस सैंड की या फिर सैंड की, वो उसके वॉइड रेशो से देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर कोहेजन तो होता नहीं है, तो वाटर की जो रिटेंटिविटी है वो होती नहीं है। तो एक अलग ही चीज होती है, उसको हम बोलते हैं ई, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उससे डिस्क्राइब करते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ई मैक्स माइनस के ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है, तो इससे हम रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। और जब भी बात करता है डेंस सैंड की तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.95 होती है। ये आई स्कूल का स्टैंडर्ड होता है, उससे हम निकालते हैं कि 0.95 कैसे होती है, कि पार्टिकल का जो साइज होता है उससे रिलेटेड लेके स्पेयर लेते हैं पार्टिकल का साइज, उससे हम उसकी वो निकालते हैं, उसका वर्ड रेशो निकालते हैं, फिर उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। फिर इसमें एक रिलेशन होता है, आपको पता है कि जो गामा डी होता है वो होता है ड्राई डेंसिटी, वो इक्वल टू होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस के ई। ठीक है, तो आप यहां से ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो होगा जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी माइनस 1। अब इससे एक बात सामने आती है कि यदि मुझे ई की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो मुझे गामा डी को कम से कम रखना पड़ेगा, तभी तो मुझे ई मैक्सिमम आएगी। और यदि मुझे ई मिनिमम चाहिए तो मुझे गामा डी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ये ओवर वैल्यू कम आएगी। ठीक है, तो एक इससे रिलेशन आता है कि ये भी बहुत क्वेश्चन आता है कि पूछते हैं कि ई मैक्सिमम कब होगा, तब गामा डी क्या होगा, या गामा डी मिनिमम कब होगा, ई मैक्सिमम क्या होगा। तो ये सब चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन द ड्राई डेंसिटी गामा डी बोलते हैं ड्राई डेंसिटी को, एंड द परसेंटेज एयर वॉइड, उसको हम बोलते हैं Na। वाटर कंटेंट होता है W एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी G ऑफ एनी सॉइल। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि ये जो साइड टर्म दिए हुए हैं गामा डी, Na, वाटर कंटेंट एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनमें से सबको मिला के रिलेशनशिप बनता है वो कौन सा है। सो अब हम देखते हैं कि जो गामा डी होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको लिखते हैं जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस के ई। यहाँ पे जी जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सॉइल की, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, एंड गामा डी वाटर कंटेंट यूनिट वेट, एंड द ई इज अ वॉइड रेशो। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे Na क्या होता है, Na होता है परसेंटेज एयर वॉइड। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन द टोटल वॉल्यूम, और इसको हम लिखते हैं परसेंटेज में। आपको पता है जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हम उसका टोटल वॉल्यूम से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो अब इससे रिलेशन आता है निकल के कि गामा डी इक्वल्स टू 1 माइनस के ईटा ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस के ई। ओके, तो इसमें से जो ऑप्शन बैठता है वो बैठता है 1 माइनस के ईटा ई जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस के डब्ल्यू जी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि यदि हम ईटा ए मतलब जो परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड है उसको मैं 0 कर दूं
परसेंटेज ऑफ एयर वोइड को मैं 0 कर दूं तो तब क्या फॉर्मूला होगा, तो लेट मी डिस्कस। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है गामा डी इक्वल्स टू 1 माइनस के एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस के डब्ल्यू जी। यदि मैं परसेंटेज एयर वॉइड जो एन ए होता है उसको मैं 0 रख देता हूं, तो आप यहाँ पे 0 कर दीजिए, तो गामा डी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस के डब्ल्यू जी। ठीक है, तो अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था गामा डी इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस के ई। और आपको पता है कि जो ई का रिलेशन होता है वो होता है ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, जिसमें जो ई होता है वो वॉइड रेशियो होता है, एस जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डब्ल्यू होता है वाटर कंटेंट एंड जी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। यदि हम इन सब में से ई की वैल्यू को यहाँ से उठाएंगे और इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो डब्ल्यू जी इसका आ जाएगा ई इक्वल्स टू डब्ल्यू जी बाई एस। तो जो गामा डी जो ड्राई डेंसिटी आएगी वो उतने मॉइस्चर कंटेंट पे आएगी जितने मॉइस्चर कंटेंट को पे हमें ड्राई डेंसिटी अचीव होगी, वो गामा डी होगा, गामा डी मैक्स। ओके, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो पूछता है कि गामा डी में रिलेशन क्या होता है, फिर वो पूछता है कि जो एन ए होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, फिर ये पूछता है कि जो एन ए की वैल्यू में 0 पुट कर दूंगा तो फॉर्मूला क्या आएगा, फिर ये पूछता है कि जो गामा डी मैक्स कब होगा। ओके, तो इन सब क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट फर्स्ट विच लिस्ट सेकंड एंड select the correct answer using the code given below the list. List 1, name of the person. Now the question number 3, match the list first with the list second and select the correct answer using the code given below. List first दिया name of the person, field of contribution. जो स्टोक्स थे उन्होंने क्या दिया, डार्सी ने क्या दिया, पोइजली ने क्या दिया और एटरबर्ग ने क्या दिया। आपको पता है कि जो एटरबर्ग लिमिट होती है जो क्ले में होती है, क्ले में एटरबर्ग ने बताया था कि व्हाट इज अ लिक्विड लिमिट, व्हाट इज अ प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था सॉइल का। तो जो एटरबर्ग थे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था सॉइल का। फिर जो स्टोक्स थे, ठीक है, फिर जो स्टोक्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल्स, कि यदि पार्टिकल गिरेगा, ठीक है, तो उसमें उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उसका कुछ डायमीटर होगा, तो वो उस चीज सब चीज पर डिपेंड करेगा। पार्टिकल जब फ्लो कर या पार्टिकल जब गिरेगा तो उसकी जो सेटलिंग वेलोसिटी है पार्टिकल की वो डिपेंड करेगी उसके डायमीटर पे। ये सब बताया था स्टोक्स ने। ठीक है, तो जो स्टोक्स है वो बताया था वेलोसिटी ऑफ द सेटलिंग पार्टिकल। ठीक है, फिर डार्सी ने बताया, डार्सी का एक फॉर्मूला होता है, उन्होंने बताया कि जो v होता है, जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई के। आई क्या होता है, वो होता है आई होता है हार्डली ग्रेडियंट, जो होता है एच एल अपॉन एल। हेड लॉस हुआ पर यूनिट लेंथ पे सोइल के अंदर, वो कितना हुआ, तो ये डार्सी ने बताया था। तो डार्सी ने क्या बताया, डार्सी ने बताया फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सोइल मास, कि जो वाटर है वो थ्रू सोइल मास के अंदर कैसे पास करेगा, तो ये बताया डार्सी ने। ठीक है, और जो पोइजली थे उन्होंने बताया था कैपिलरी के एक्शन के बारे में। तो इसका आंसर है सी का 1। तो जो ए है उसका आंसर हो गया 5। ठीक है, और जो बी है उसका आंसर हो गया, डार्सी ने बताया फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सोइल मास। ओके, तो इसका आंसर हो गया 4, तो बी का हो गया 4। ठीक है, और जो सी है उनका हो गया 1, क्योंकि उन्होंने बताया था कि व्हाट इज अ कैपिलरी एक्शन, सरफेस टेंशन में से कैपिलरी कैसे होती है वो सब बताया था उन्होंने। तो इसका सी का फर्स्ट हो जाएगा। और डी एटरबर्ग ने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ साइल, तो डी का 2। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं 2012 में जो क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम डिस्कस करते हैं, डिनोट करते हैं आईपी से, ऑफ द सोइल मास इज 0, द सोइल इज, तो आईपी होता है डब्ल्यू एल माइनस के डब्ल्यू पी, और आईपी होता है वो कह रहा है कि यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 हो जाए तो डब्ल्यू पी के बराबर हो जाए, दैट्स अ मीन। तो सबसे अच्छा जो क्ले होता है उसमें लिक्विड लिमिट ज्यादा होती है उसकी प्लास्टिक लिमिट से। तो जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है सैंड, क्योंकि सैंड के अंदर क्या होता है, कोहेजन होता नहीं है पार्टिकल के बीच में, तो उसकी जो वाटर को हेल्ड करने की जो टेंडेंसी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो जनरली क्ले में होती है, क्योंकि क्ले के जो अंदर होते हैं, क्ले और सिल्ट होता है, उनके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, जो उसकी जो बाहर की लेयर है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही डाइपोल डाइपोल होगा तो उस पर एक एडजॉर्ब लेयर बन जाएगी चारों तरफ,
तो उसकी वजह से जो वाटर है वो हेल हो जाता है, वाटर को ट्रैप कर सकते हैं किले के अंदर। लेकिन जो सैंड होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उसका जो प्लास्टिक इंडेक्स होता है वो जनरल 0 होता है, क्योंकि उसकी लिक्विड लिमिट ही प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। जो उसकी प्लास्टिक लिमिट ही होगी वो इसकी लिक्विड लिमिट हो जाएगी। और उसकी प्लास्टिक लिमिट हम कैसे चेक करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। किसी किले की जो प्लास्टिक लिमिट है वो रोल बनाते हैं, क्रैम्बल करती है, तो वो सब किले के केस में होता है। जो सैंड होता है उसका सिर्फ एक ही तरीका है उसको बताने का, वो है उसकी रिलेटिव डेंसिटी, कि उसके अंदर कितना वॉइड रेशियो है। रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत पूछा जाता है कि जो हमारे पास सैंड है तो हमें उसकी प्रॉपर्टी देखनी है तो किससे देखेंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी से देखेंगे। ओके, तो आपको पता है कि जो इस क्वेश्चन में आईपी 0 हो गया है, आईपी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स कि आईपी है ही नहीं। आपको पता है कि जो एटरबर्ग ने जो क्लासिफिकेशन सोइल दिया था तो उसमें एक चार्ट दिया था आईपी का, यहाँ पे आईपी लिखा था और यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे डब्ल्यूएल लिखा था। तो एक चार्ट जाता था ऐसे, यहाँ पे होता था कि यहाँ पे क्ले है, यहाँ पे सिल्ट है, ठीक है। तो उसमें आईपी होता है, यदि आईपी 0 हो जाएगा तो ये पॉइंट ये आ जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो क्ले में तो कभी भी 0 नहीं हो सकता आईपी, ठीक है ना, सिल्ट में हो सकता है, तो इसका आंसर एस भी लगा सकते हैं इसी। और ये भी सोच सकते हैं कि उसके अंदर कोहेजन नहीं होता है तो सैंड ही होगा। ओके, तो सैंड भी हो सकता है। और जो कल को कोई कोई ऑप्शन में ग्रेवल आए तो ग्रेवल भी में भी आईपी 0 होगा। ओके, now the question number 2, water content of soil can be less than 0%, b greater than 100%, never be greater than 100%, take a value only from 0 to 100%। अब देखो कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है वाटर कंटेंट का W से रिलेट करते हैं, W इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर अपॉन द वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो जो ऐसा होता है कि मैं बनाता हूँ फेस डायग्राम बनाता हूँ, तो यहाँ पे सॉलिड है, मैं 2 फेस लेता हूँ और यहाँ पे वाटर है, ठीक है। तो ये पे यहाँ पे WS हो गया, वेट ऑफ सॉलिड, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया वेट ऑफ वाटर, ठीक है। और यदि मैं ऐसा लिखूं कि जो वेट ऑफ वाटर है वो ऐसा है, इसको हम दोनों को मिला के बोलते हैं टोटल वेट, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ये वाटर कंटेंट हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या जो WS है वो तो फिक्स है, क्योंकि जो वेट ऑफ सॉलिड है वो तो फिक्स ही रहेगा, क्योंकि ग्रेन पार्टिकल इनकम्प्रेसिबल है, क्योंकि पार्टिकल का साइज थोड़ा चेंज हो जाएगा, पार्टिकल तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो जो वाटर कंटेंट है वो चेंज हो सकता है, तो वो WS से भी ज्यादा हो सकता है। क्या पता चला उसके अंदर जो एयर वॉइड्स है वो ज्यादा है, उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो ज्यादा हो जाए WS से, तो इसकी जो वैल्यू है वो बी ग्रेटर देन 100%, क्योंकि इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। रिमेंबर इट, वाटर कंटेंट की अपर लिमिट नहीं होती है, नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट। लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट, ओके। सो गाइस, इस बात को बहुत अच्छे से रिमेंबर रखिए कि जो वाटर कंटेंट होता है उसकी कभी कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है, क्योंकि वाटर कितना भी हो सकता है उसके अंदर, वेट ऑफ सॉलिड से भी बड़ा हो सकता है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है बी ग्रेटर देन 100%, बी ग्रेटर देन 100%। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, सो प्लीज आप इसे रिमेंबर रखें। नाउ जो 2013 में आया वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सैंड पार्टिकल आर मेड ऑफ कैलोनाइट, इल्लाइट, मोंटमोलाइट एंड द क्वार्ट्ज, ठीक है। तो जो ये कैलोनाइट एंड इल्लाइट एंड मोंटमोरिलोनाइट लिखा है, ये जो होते हैं ये क्ले होते हैं, जो क्ले में मिनरल्स पाए जाते हैं वो होते हैं। तो जब क्ले होगी तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स पाए जाएंगे। मैंने आपको बताया भी होगा कि कैलोनाइट होता है, इल्लाइट होता है, मोंटमोरिलोनाइट होता है, ये सब होते हैं क्ले मिनरल्स होते हैं। तो ये अंदर, ये सैंड के अंदर नहीं होते हैं। तो सैंड जो पार्टिकल मेड होता है वो होता है क्वार्ज से, ठीक है। तो ये जो सब होता है ये क्वार्ज बनते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी, ये क्ले की प्रॉपर्टी है। तो ये सैंड में नहीं होते हैं। तो अब हम बताइए कैलोनाइट क्या होता है। जो कैलोनाइट होते हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि इनमें जो होता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो जो ए है वो है क्योलिनाइट, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, जितने भी इन तीनों बॉन्ड है इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो होता है कैलोनाइट का, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। और सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है, चाइना के लिए।
चाणक्य किले बना हुआ होता है, आपने देखा भी होगा चाणक्य किले में जिसमें गर्म करते हैं बहुत सारे, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। जो नंबर बी होता है वो होता है इललाइट। इललाइट, तो इललाइट में जो होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड होता है, इललाइट में जो बॉन्ड होता है वो कैल्साइट से कम होता है, तो ये क्या, इसे हम बोलेंगे मीडियम। मीडियम, ठीक है। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, ठीक है। और सबसे बाद में आता है मोंटेमोल्नाइट। मैं इसे मोंट लिख देता हूं, आप समझ जाना कि मोंटेमोल्नाइट है। इसमें सबसे वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर जो फोर्स होता है वो वंडरवाल फोर्स होता है। वंडरवाल फोर्स, तो इसी की जो जो फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है, उसकी वजह से ही जो जो किले होते हैं जिसमें मोंटेमोल्नाइट जो मिनरल्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उसकी वजह से ही उसके अंदर जो स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को याद रखिए कि क्ले मिनरल्स में 3 टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं, पहला कैलोनाइट, दूसरा इल्नाइट, तीसरा मोंटेबेल्लाइट। और जो सैंड पार्टिकल्स होता है वो क्वार्ट्ज से बना हुआ होता है, उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं ये ओनली क्ले में होते हैं, ओके। सो इसे रिमेंबर रखें। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, इफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये क्या, किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को हम डिस्क्राइब करते हैं वी से, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन सॉइल मास, तो ये वीएस की बात कर रहा है। तो ये क्या होता है, ये होता है वॉइड रेशियो, ओके। तो ये जो कह रहा है वो कह रहा है ये दोनों इक्वल है, ठीक है। इक्वल होगा तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ई की वैल्यू 1 हो गई। वो पूछा है देन द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड द वॉइड रेशियो। आपको पता है कि जो ई हो गया 1 हो गया, तो ये 2 ऑप्शन बचे, ये 2 ऑप्शन को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको पता है कि जो पोरोसिटी होती है उसमें एक रिलेशन होता है वॉइड रेशियो के साथ। तो जो पोरोसिटी होती है वो होती है ई अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे डाल देंगे 1 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया 0.5। पर आप देख रहे हो कि जो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा कोई सा भी। तो ये जो क्वेश्चन जब एसएससी ने दिया था तो उसका जो ऑप्शन दिए थे वो गलत दिए थे। तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए कि आप निकालोगे सही पर आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पर लेकिन आप सच्चाई का साथ दीजिए, जो है उसका ही, उस पर ही ध्यान दीजिए। तो क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो साफ साफ जो एन की वैल्यू है 0.5 आई है, और इसके लिए आप चैलेंज कर सकते हो कि आप सच का साथ दे रहे हो। तो तुक्के मत मारिए कि जीरो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आपको पता है कि एन इक्वल्स टू ई अपन 1 प्लस की होता है, तो एन की वैल्यू 0.5 ही होगी, ओके। तो इसका मैं आंसर नहीं देता हूँ, इसका जो आंसर है वो ये है, ओके गाइस। नाउ अब जो 2014 में क्वेश्चन आया उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो 2 बार पेपर होने लगा 2 शिफ्ट में, मॉर्निंग का पेपर देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉइड रेशियो एंड द पोरोसिटी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसको मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन इस वाले जो ऑप्शन दिए उनमें ट्विस्ट है, ठीक है ना। इसमें आपको देख रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि ई इक्वल्स टू होता है कि ईटा अपन 1 माइनस के एन कर देते हैं। मैं एन ईटा बोल देता हूँ, एन है, ठीक है। तो आप ऐसे देख रहे हो कि कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है। तो आप क्या करिए, दोनों के फॉर्मूले लिख दीजिए। जब भी क्वेश्चन आए तो दोनों फॉर्मूले लिख देख लीजिए अपने पैड पे कि ई इक्वल्स टू क्या होता है, एन अपॉन 1 प्लस के एन, और जो एन होता है वो क्या होता है, ई अपॉन 1 प्लस के ई। अब आप इन दोनों को देखिए ऑप्शन में से क्या दिया हुआ है, एन इक्वल्स टू 1। अभी देखिए जो, अब मैं इसे ऐसे ले जाऊं, ई इक्वल्स टू एन अपॉन इंटू 1 प्लस के ई। अभी देखिए कि कोई सा जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है इससे, तो जो ऑप्शन में बी है वो मैच कर रहा है, तो हम बी को सही कर देंगे। या आप एक तरीका वो कर सकते हैं, जो एन है आप ये काम करिए 1 प्लस ई कर दीजिए इसको। जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसमें 1 प्लस ई कर दीजिए। 1 प्लस ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस के एन अपॉन 1 प्लस के एन, 1 माइनस के एन, ठीक है। ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के एन प्लस के एन अपॉन 1 माइनस के एन, तो एन से एन कट जाएगा, तो क्या बचा 1 प्लस के ई, क्या आया, ये आया 1 अपॉन 1 माइनस के एन। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो मैच कर ही नहीं रहा है, आप देख रहे हो कोई भी कोई ऑप्शन ऐसा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोनों अप्रोच है और अप्रोच सिर्फ एक ही है कि दोनों के फॉर्मूले लिख दीजिए। जो पूछा हुआ है कि वॉइड रेशियो ई, उसका फॉर्मूला लिखिए, एंड द पोरोसिटी,
n का फॉर्मूला लिखिए, दोनों का फॉर्मूला लिखिए, आपका आंसर 100% मैच करेगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ अ सोइल। ऑप्शन ए एलुवियल, ऑप्शन बी कोहेसिव, ऑप्शन सी एक्सपेंसिव एंड द मैराइन। ठीक है, तो जो ग्रेवल और सैंड होता है वो क्या होते हैं, वो फ्रेगमेंटेड, क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड सेडिमेंट होते हैं रॉक के। जब रॉक पे एक्शन होता है बहुत सारी एजेंसीज का, तो उससे क्या होता है, उसके फ्रेगमेंट सेडिमेंट बन जाते हैं, तो उन सेडिमेंट से ग्रेवल और सैंड बनते हैं। फिर क्या होता है, जो रिवर की स्ट्रीम आती है, ये रिवर है, इसकी स्ट्रीम आती है और इन जो ग्रेवल और सैंड को बहा के ले जाते हैं, तो उनसे इनका जो साइज होता है छोटा होता चला जाता है। तो ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं बेड पे, या तो बेड पे पाए जाएंगे रिवर बेड पे, या फिर सराउंडिंग रीजन में जहां भी रिवर बह रही होगी, तो रिवर उसे बहा के लाई होगी सोइल को, तो उससे बनते हैं दोनों। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सोइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट। जो प्लास्टिक लिमिट होती है उसको हम WP से डिनोट करते हैं, एंड द जो लिक्विड लिमिट होती है उसको हम WL से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि यदि प्लास्टिक लिमिट ऑफ सोइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट, तो जो IP होता है वो क्या होता है, IP इक्वल्स टू होता है WL माइनस के WP। तो वो कह रहा है कि WP बड़ा हो जाए तो IP की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, पर IP की वैल्यू नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो जब ये यदि IP की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम उसको जीरो मान के चलते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है, जीरो मान के चलते हैं, ये नहीं है, इसका ऑप्शन ही गलत है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि नॉन प्लास्टिक का। तो जो ये याद रखिए कि जो नॉन प्लास्टिक होता है वो तब होता है जब लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो जाती है, उस वाले केस में जो IP होता है वो जीरो हो जाता है। ओके, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत कीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कि IP जीरो हो जाए या फिर IP नेगेटिव हो जाए या फिर नॉन प्लास्टिक हो जाए। तो आपको तीनों चीज पता है कि IP की वैल्यू यदि नेगेटिव आ जाए तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, या तो प्लास्टिक लिमिट होगी या प्लास्टिक लिमिट नहीं होगी। नेगेटिव प्लास्टिक लिमिट मतलब ये थोड़ा ना है कि प्रेशर नेगेटिव होता है तो क्या प्लास्टिक लिमिट नेगेटिव हो जाएगी, दैट्स नॉट अ थिंग। ओके, तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है। नॉन प्लास्टिक का ध्यान रखना है कि नॉन प्लास्टिक तब होता है जब IP की वैल्यू जीरो हो जाती है, मतलब जो लिक्विड लिमिट है वो प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो जाती है। ओके, नाउ द 2014 में जो इवनिंग में क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्ले इज जनरली कोहेसिव, कोहेसिव को C होता है कोहेजन के लिए, P परमिएबल, हैविंग अ लार्ज पार्टिकल साइज, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो क्ले होती है वो जनरली कोहेसिव होती है। कोहेजन का मतलब ये होता है कि पार्टिकल के बीच में कोहेजन, पार्टिकल टू पार्टिकल जो कॉन्टैक्ट होता है ना वो ज्यादा होता है सोल के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एडजॉर्प्शन लेयर होती है पार्टिकल के बीच में। तो जैसे कि आपको पता है कि जो क्ले के सरफेस पे वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो बाहर से उसे कोई भी डायपोल मिलेगा या वाटर मिलेगा तो पॉजिटिव चार्ज के साथ वो बॉन्ड बना लेगी। ठीक है, उसके बाद एक क्या होता है कि उसके अंदर ना एक डबल लेयर थिकनेस बन जाती है। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर आप इतना ध्यान रखिए कि उसके अंदर एडजॉर्ब लेयर बन जाती है जो वाटर को कंट्रोल करती है। उसके अंदर वैसे उसकी वाटर की रिटेंटिविटी ज्यादा होती है, उसके अंदर कोहेजन आता है, पार्टिकल को दूसरे चिपके हुए होते हैं। ठीक है, उसमें दो चीज होती है, फ्लोकुलेटेड होगा या फिर डिस्पर्स होगा, वो इस सब चीज में नहीं जाना है आपको, रखना है कोहेसिव होती है। अब आप इस क्वेश्चन को जो और ऑप्शन दिए हुए हैं उनसे भी कर सकते हैं। देखो जो क्ले जनरली परमेबल नहीं होती है, आप एक सैंड लीजिए और एक क्ले लीजिए, तो क्ले का जो पार्टिकल साइज होता है बहुत छोटा छोटा होता है, तो परमेबल तो वाटर हो नहीं सकता क्योंकि इसमें वॉइड होता है वो बहुत ही कम छोटे होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एक होता है वॉइड नंबर ऑफ वॉइड्स, एक होता है वॉइड रेशियो। ठीक है, सैंड होता है सैंड, उसका में जो जो वॉइड का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, साइज जो होता है बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन जो वॉइड रेशियो होता है वो तो कम होता है एज कंपेरिजन टू क्ले। ठीक है, तो जो परमेबिलिटी होती है क्ले की वो बहुत कम होती है। हैविंग अ लार्ज पार्टिकल साइज, आपको पता है कि जो क्ले होती है उसका साइज होता है वो लेस देन 2 माइक्रोन होता है। 2 माइक्रोन जो साइज होता है वो लेस देन होता है, तो ये भी गलत है। नॉट द अबव का मतलब है ही नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो है वो कोहेसिव है। ओके, सो आपको समझ में आया क्या होता है कि हैविंग लार्ज पार्टिकल साइज होता ही नहीं है, परमेबल बहुत कम होती है क्ले। ठीक है, कोहेसिव होती है जनरली। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2,
द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट WL माइनस के वाटर कंटेंट जो नेचुरल वाटर कंटेंट है अपॉन द प्लास्टिक इंडेक्स IP। तो IP जो होता है वो होता है WL माइनस के WP। तो जो ये फॉर्मूला होता है वो होता है IC का, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, तो आपको पता है कि लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है। लिक्विडिटी इंडेक्स जो होता है वो होता है 1 माइनस के IC इक्वल्स टू लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है, तो आप IC याद रखिए, उससे आपको IL भी पता चल जाएगा। ठीक है, श्रिंकेज रेशियो अलग चीज होती है, वो इसमें ऐसे लिखा जाता है। टफनेस इंडेक्स आपको पता है कि टफनेस IT होता है, IT इक्वल्स टू IP अपॉन IF होता है, तो ये ऑप्शन है ही नहीं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है, अब मैंने आपको बताया कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है। जो हम वो चार्ट देखते हैं, एडवर्ड ने बताया था चार्ट, उससे हम देखते हैं ऐसे बनता है वो चार्ट। ठीक है, तो मैंने बताया था कि सॉलिड होते हैं, सॉलिड सेमी सॉलिड होते हैं। तो यदि कंसिस्टेंसी ज्यादा है सोइल की, मतलब वो सॉलिड स्टेट की तरफ जा रहा है। यदि उसकी लिक्विडिटी इंडेक्स ज्यादा है, इंडेक्स क्या मतलब क्या होता है, आप देखते हो कि आप एक कॉपी लेते होंगे या एक बुक लेते होंगे, तो उसके ऊपर एक इंडेक्स होता है। उसके इंडेक्स के अंदर क्या होता है कि जो उस बुक के अंदर जितने भी चैप्टर है उसके एक ब्रीफ होता है कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। ऐसे ही सोल के अंदर इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स बताता है कि इस सोल के अंदर की प्रॉपर्टी कैसी है। ठीक है, किस सोल के अंदर क्या है, वो इंडेक्स ये बताता है। तो आप इंडेक्स को, जो आप प्रैक्टिकली सोचते हो कि इंडेक्स क्या होता है, ये वही इंडेक्स है। इस इंडेक्स के अंदर में प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल पर चलती है। यदि कंसिस्टेंसी इंडेक्स की बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल है या फिर जो सोइल है वो सोलिडिफाई हो रही है, सॉलिड स्टेट में जा रही है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स होता है VV एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है V। तो उसका जो होता है वो पोरोसिटी होती है N। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल दिया हुआ है, तो इसको बिल्कुल भी रिलेट मत करिए VS से, वो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। आपको पता है कि जो सॉइल होती है वो 2 फेज सिस्टम है, तो 3 फेज सिस्टम होता है। यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड, एंड यहाँ पे वाटर है, वाटर है, और यहाँ पे एयर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये है VS, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जो ग्रेन पार्टिकल का जो ग्रेन होते हैं ना उसके अंदर जो शेप कुछ भी हो सकती है, तो वो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, तो जो इन तीनों को मिला देते हैं वो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो उसने ये पूछा है, तो उसको हम बताते हैं पोरोसिटी से। और जो ई होता है वॉइड रेशियो, वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, और आपको पता है कि जो एयर रेशियो क्या होता है, वो परसेंटेज एयर रेशियो होता है। ठीक है, परसेंटेज एयर वर्ड्स होते हैं। एयर रेशियो का मतलब ही नहीं है, ए कंटेंट होता है वो 1 माइनस के एस होता है। एयर कंटेंट मैंने आपको बताया है, जैसे वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन द टोटल वॉल्यूम, ये होता है परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो ए है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, if fundamental equation of void ratio E, specific gravity G, water content W and the degree of saturation। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ES इक्वल्स टू WG होता है, इसमें E void ratio होता है। मैं इसके फॉर्मूला लिख देता हूँ, इससे आपको याद रहेगा। E क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, S क्या होता है, वो होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, उसका होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन द वेट ऑफ सॉलिड। जो G होता है वो होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन द यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया कि इसको याद करने का तरीका कैसा है। आपको पता है कि जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है वो IES का होता है। हर इंजीनियर सपना होता है कि वो IES बन जाए। ठीक है, तो एक लड़का है, उसका नाम डब्बू है, डब्लू से याद होती है डब्बू। ठीक है, डब्बू, यदि आपको याद नहीं होता तो आप ऐसा याद कर सकते हैं डब्बू, और वो ES बन गया है तो लोग उसे डब्बू जी कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ES बन गया डब्बू जी, ES बन गया डब्बू जी, तो आपको याद रहेगा ES को डब्लू जी। क्योंकि इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि ये यहाँ पे लाना है, ये यहाँ पे लाना है, उससे आप गलत हो सकता है क्योंकि दिया हुआ ऑप्शन में आपको, आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है ए। ओके, सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। दिस इज अवर वेबसाइट www.everexam.in एंड हमारी वेबसाइट पे आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं,
जो मंथली होती है, एंड द आंसर कीज ऑफ वेरियस इंजीनियरिंग एग्जाम एंड सिविल एंड द अदर अदर गवर्नमेंट एग्जाम। एंड हमारी जो साइट की खासियत है वो है यहाँ पे द हिंदू आपको दैनिक जागरण एंड द इंडियन एक्सप्रेस पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, अभी हम ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं एक एसएसजे के लिए 2017 के लिए। ठीक है, और हम ही सारी जो वीडियो है सिविल से रिलेटेड सारी वीडियो डाल देंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आपका हर एक पॉइंट हर एक सब्जेक्ट अच्छे से हो जाएगा, जिससे कि आपको जो जो भी आपकी कमी है वो सब दूर हो जाएगी। ठीक है, सो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप हमारे चैनल को लाइक सबसे ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और कोई भी कमेंट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपका उसका जवाब देंगे, जो भी सुटेबल है उसका जवाब होगा हम देंगे उसका जवाब। ठीक है, सो लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।